हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र आपके अपने चैनल एमएस फ्री एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं फिजिक्स की क्लास लेकर, जिसमें आपको हम अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन करवाएंगे और अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन 2024 के सेट के करवाएंगे। और आपको पता है कि एक वर्ष में जो पेपर होते हैं उसमें 7 सेट होते हैं। कितने सेट? 7 सेट। और 7 सेट में आज हम पहला सेट लेकर आ चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स का अनसॉल्व लेकर आ चुके हैं, क्योंकि देखिए इस समय आपके पास समय कम है और समय कम है, इसलिए आप अनसॉल्व के क्वेश्चनों को हल करिए। क्योंकि अनसॉल्व के क्वेश्चनों को आपने यदि हल कर लिया ना, अगर 7 सेट 2024 के हल कर लिया, अगर इसके बाद आपने 23 के भी 7 सेट हल कर लिया और टोटल यदि आपने 14 सेट हल कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हू बहू क्वेश्चन इन सेटों के आते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोर्ड पेपरों में रिपीट करते रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आप अगर अनसाल के क्वेश्चनों को हल करते हैं तो 70 में, अगर मैं आज बात करूँ फिजिक्स में, अगर आपने 70 नंबर का पेपर देने आप जाएंगे जब, तो आपको इसमें से लगभग 55 प्लस नंबर आएंगे, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन वहां आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम साल के सारे क्वेश्चनों को मन से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। 2024 का पहला सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है? देखिए, हम बात करते हैं जिस प्रकार प्रकाश की, किसकी पहले बात करता हूं? प्रकाश। प्रकाश के बारे में कई वैज्ञानिक आए और तरह तरह की बातें बताए। क्या बताया? सुनो। कई वैज्ञानिक आए कि जैसे कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे बल्ब, उससे जो प्रकाश का उत्सर्जन होता, अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सारी चीजें क्या है? प्रकाश स्रोत है। सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। इससे जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब जब प्रकाश निकलता है इनसे, तो कई वैज्ञानिक आए, जिनमें से न्यूटन आए सबसे पहले। तो न्यूटन ने क्या बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। किसके रूप में? ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। इस तरह, यानी प्रकाश जब हम इसको क्या को होता है कि जब हम बल्ब को जलाते हैं तो इससे छोटे छोटे ऊर्जा के पार्टिकल निकलते हैं। इनका इनके पास सिर्फ ऊर्जा होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान नहीं होता। इनको क्या कहते हैं जानते हो? इनको क्वांटा या फोटान कहते हैं। इन कणों को क्वांटा या फोटान इन्होंने नाम रखा था इन कणों को। तो इन्होंने देखे, न्यूटन ने क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन छोटे छोटे प्रकाश के कणों के रूप में होता है। ठीक है, और ये कण जहां तक जाते हैं वहां तक लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये इन्होंने जो बात बताई, प्रकाश कणों के रूप में उत्सर्जित होता है किसी प्रकाश स्रोत से, लेकिन ये कण मानकर हमने प्रकाश की कई घटनाओं को नहीं करा पाए। ठीक है, अपवर्तन की घटना तो समझा पाए कण मानकर, परावर्तन समझा पाए, लेकिन कुछ ऐसी भी घटना थी जो हम प्रकाश को यदि हम कण मान लेते हैं तो वो घटना हम नहीं समझा पाते। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, क्योंकि ये इनका जो थ्योरी था वो लगभग लगभग कुछ नियमों के लिए सख्त हुआ, कुछ घटनाओं को इनके द्वारा समझाया जा चुका, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनको कर्म मानकर हम नहीं समझा सकते। ठीक है, तो जैसे व्यतिकरण घटना है, विवर्तन घटना है, तो विवर्तन व्यतिकरण जैसी घटना को हम यदि हम प्रकाश को कण मान ले तो हम समझा नहीं सकते। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक और आए, इनका नाम था हाइगेंस। देखिए, हाइगेंस ने क्या कहा, प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है, प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वो तरंगों के रूप में होता है। किस रूप में? तरंगों के रूप में। मतलब जब हम लाइट जलाते हैं तो उससे एक एनर्जी निकलती है, वो इस तरह निकलती है। ठीक है, इस तरह, ठीक, कई एनर्जी निकलती है, वो इस तरह वेव फॉर्म में चलती है। तो प्रकाश का उत्सर्जन तरंगों के रूप में होता है। किसने बताया था? हाइगेंस ने। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है, तरंग और कण, दोनों प्रकृति होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार कण और प्रकाश दोनों प्रकृति की होती है। प्रकाश, ठीक है, इसलिए प्रकाश को कहा जाता है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है, डुअल नेचर की होती है, यानी वो कण की तरह भी काम करता है और तरंग की तरह। ठीक उसी तरह हाइगेंस ने क्या देखा, ठीक उसी तरह हाइगेंस ने क्या देखा कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, आपको पता है कि कोई पदार्थ है, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं वो कौन होते हैं? किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या देखा कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, अर्थात किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों को, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को,
जब हम गति कराते हैं किस कण को, इलेक्ट्रॉन को, तो ये वेव फॉर्म बनाते हुए गति करता है। मतलब इसका जो मोशन होता है इस तरह, ऐसे। तो इन्होंने क्या देखा, हाइगेंस ने क्या देखा कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो कण है वो तरंग के रूप में गति करता है। किस रूप में गति करता है, तरंग के रूप में, ठीक है, यदि तरंग बनाते हुए गति करता है। तो इससे इनको ये स्पष्ट हुआ कि जो कोई भी पदार्थ है उसका सूक्ष्मतम कण जब गति करता है तो तरंग के रूप में गति करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे फेंकेंगे तो तरंग बनाते हुए गति करेगा, ठीक है। तो इन्होंने एक बात बताई कि इन्होंने इस बात को प्रैक्टिकल करके बताया, ठीक है। ऐसे नहीं बताया कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को अगर हम गति कराते तो वेव फॉर्म में गति करता है। इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो कण तो है ही है, अर्थात कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। ध्यान दीजिए, डी ब्रॉगली ने क्या देखा कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाता है, जिस प्रकार प्रकाश। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आराम से समझना। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जब गति करता है तो वह कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। तो इस स्थिति में उस कण के तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देखिए, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को द्रव्य तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को द्रव्य तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, ठीक है। या हम कहें तो सूक्ष्मतम कणों के तरंगों को सूक्ष्मतम कणों के तरंगों को हम द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। तो चाहे आप कहिए डी ब्रॉगली तरंगे या आप कहिए द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, समझ में आ गया क्या होती हैं, कि किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाते हैं। उन कणों के तरंगों को हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या है, हमें बताना है तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है। यानी किसी सूक्ष्मतम कण की तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा में संबंध। तो ध्यान दीजिए, किसी भी गतिशील कण का जो तरंग दैर्घ्य होता, आप जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे तो वहां पे तरंग दैर्घ्य का फार्मूला होता है एच लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। ये एक फार्मूला होता है। यह होता है एच अपान पी, ये फार्मूला होता है किसका, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का, अर्थात सूक्ष्मतम कण की तरंग दैर्घ्य का फार्मूला ये होता है। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछा, तो आप गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, किसी भी कण की गतिज ऊर्जा। तो कण कोई है, ठीक है, कोई भी कण, उसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, कण की गतिज ऊर्जा। तो कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ई इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। अच्छा, हमसे क्या पूछा, लेमडा और ई में संबंध। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं v का मान, ठीक है। यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से जाके v का मान निकाल लेते हैं, इधर दो लाओ तो क्या हो जाएगा 2e, और m को नीचे लाओ बाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो v बराबर क्या हो जाएगा √2e/m। एक काम करते हैं, v का मान कहाँ रख देते, समीकरण 1 में। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, और रखो तो यहाँ समीकरण 1 इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम, और v के स्थान पे क्या रख देंगे, गतिज ऊर्जा के फार्मूले से v की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जाएंगे समीकरण 1 में, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, ठीक है। तो क्या आपने पढ़ा है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। तो यहाँ पर v के स्थान पे क्या रख देंगे, v के स्थान पे हम रख देंगे √2e/m, ठीक है, √2e/m। अच्छा, ये जब m अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा अंडर रूट, ये जब अंदर जाएगा तो वर्ग लग जाएगा।
2em स्क्वायर बाई एम, एम से एम कैंसिल, तो एक एम ऊपर बचेगा। तो बताओ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2em। तो बताओ ये ऑप्शन किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो चीजों को आप डायरेक्ट मत पढ़िए, आप पहले समझ लीजिए चीजों को। ठीक है, तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार है, क्या है, कोई चालक तार है, हमारे पास कोई तार है, वो तांबे का हो सकता है, एल्यूमिनियम का। तो आपको पता है चालक तार होता, कोई भी तार हो वो छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता, परमाणुओं से। और ध्यान दीजिए चालक तार में परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु से बाहर इलेक्ट्रॉन कुछ पाए जाते हैं, परमाणुओं से बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से बाहर नहीं आते, उसी चालक के अंदर इधर उधर गत किया करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर इधर उधर गत किया करते हैं, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो कोई इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन गत किया करता है। अब क्या होता है जब इसे हम एक बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, जब इसे एक बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको पता है बैटरी के इस टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, दो प्लेटें होती, तो एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती, एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब इस बैटरी से हम इस तार को जोड़ते हैं, बाह्य तार को, तो इसके इस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये जाते हैं तार के अंदर, और जैसे तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर जाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बैटरी के टर्मिनल से, जैसे ही तार को हम जोड़ते हैं इस बैटरी से, तो बैटरी के इलेक्ट्रॉन निकलकर तार के अंदर जाएंगे, और तार के इलेक्ट्रॉन पर बैटरी वाले इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इस तार के इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, इस दिशा में गति करने लगेंगे, और इस दिशा में एक समान वेग से गति करते हुए इस टर्मिनल पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना, एक दूसरे प्लेट पे बैटरी के, तो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तार के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर से बैटरी के इलेक्ट्रॉन तार के अंदर, तार के इलेक्ट्रॉन जैसे बैटरी के इलेक्ट्रॉन तार के अंदर आएंगे, और क्या करेंगे, तार के इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा बैटरी के इलेक्ट्रॉनों के कारण, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे गति करने लगेगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो क्या, अब ध्यान दीजिए अनुगमन वेग क्या होता है। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और जिस निश्चित वेग से गति करते हैं उनके वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगामी वेग। फिर सुन लीजिए, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उस चालक तार के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, तो जिस निश्चित वेग से गति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, और अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित करते हैं। हमसे क्या पूछा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रॉन काफी दूर तक किसी अन्य इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, बस वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ही तो उत्पन्न करता है, बोलो, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर से ही फोर्स लगाने लगता है, और जितनी दूर तक फोर्स लगा उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आप जब विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक रिलेशन पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें एक रिलेशन पढ़ते हैं, कौन सा रिलेशन है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का एक निगमन होता है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का एक व्यंजक का निगमन कराया जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा वी डी इक्वल टू ई ई ई ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। अच्छा, यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का बेस, और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का बेस, और कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बैटरी द्वारा जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार पे लगाया गया है। टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। देखिए इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल, यहाँ टाउ क्या है, श्रांति काल, श्रांति श्रांति काल है। ये श्रांति काल क्या होता है, आपको पता है चालक तार है, और चालक तार में कई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो ये वाले जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन, कई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर बढ़ता है तो क्या होता है कि आगे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लो टकराएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये वाला
मुक्त इलेक्ट्रॉन चला और इसके आगे ये वाला मुक्त कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इससे टकराएगा। जब इससे टकराएगा फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, दूसरे वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो ये सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब कोई कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है किसी अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसके बाद फिर दूसरे वाले से टकराता है, तो ये श्रांति काल क्या होता है। जब मान लो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद जब इससे टकराने जाएगा तो इस समय जो समय लगा देगा, यानी पहली बार आया यहाँ से इससे टकराया, फिर जाके दूसरे वाले से टकराएगा, तो इस समय जो ये वाला टाइम लगेगा, पहले वाले टकराने के बाद दूसरे वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो समय लगेगा, इसी को हम कहते हैं श्रांति काल। अर्थात किसी चालक तार में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। ठीक है, किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। तो यहाँ पर अनुगमन वेग और ये क्या है आपका श्रांति काल। वीडी अनुगमन वेग, ई विद्युत क्षेत्र, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा क्या, वीडी प्रोपोर्शनल ई। तो बताओ वीडी प्रोपोर्शनल ई, तो बताओ यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। अर्थात आप जितना ज्यादा बैटरी द्वारा विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, जितनी शक्तिशाली वाला बैटरी लाएंगे उतना अनुगमन वेग होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में कैसा संबंध है, समानुपाती का। तो कौन ऑप्शन सही है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रकीर्णित अल्फा कण, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। तो एक बात दिमाग पर रखना, प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, ध्यान दीजिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में खोज किया, और खोज करने से उनको एक चीज का पता चला, किसका, परमाणु के नाभिक के बारे में। आपको पता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु के बीचों बीच भाग में दो पार्टिकल होते हैं, जिस कौन कौन से पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन उदासीन कण है और प्रोटॉन धनावेशित कण है। तो इसका मतलब नाभिक पूरा क्या हो जाए, ये तो इसके पास कोई आवेश नहीं और प्रोटॉन के पास आवेश धनावेश, तो यहाँ पर नाभिक कैसा आवेश होगा, धनावेश। तो नाभिक कैसा आवेश होता, नाभिक पर कैसा आवेश होता, धनावेश, क्योंकि प्रोटॉन पाए जाते हैं नाभिक में और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। अच्छा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या किया करते हैं, चक्का लगाया करते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने का परमाणु लिया, किसका परमाणु लिया, सोने का परमाणु लिया, और इस सोने के परमाणु में, ठीक है, इस सोने के परमाणु में अल्फा कण की बमबारी किया। किसकी बमबारी किया, अल्फा कण। बमबारी का मतलब होता है अल्फा कण छोड़ा इस पर तीव्र वेग से। तो देखा क्या कि जब अल्फा कण इस नाभिक के पास आता है, तो इस ये नाभिक के पास जैसे ही आता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, बाद में पता चला, क्योंकि अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। अल्फा कण पर कैसा आवेश, धनावेश। और इस वजह से क्या होता है कि ये भी धनावेश, यहाँ भी धनावेश, और जब धनावेश धनावेश के पास आता है तो कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर धनावेश और यहाँ पे भी धनावेश, तो धनावेश धनावेश के कारण कूलाम ने बताया कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो ये प्रतिकर्षण विद्युत बल के कारण क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मान लो कोई दूसरा अल्फा कण आएगा यहाँ पर, इस तरह इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जैसे नाभिक पास आएगा नाभिक अल्फा कण के बीच एक बल लगेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो सीधा अल्फा कण आएगा वो सीधा ही लौट आएगा। तो यहाँ पर इस तरह के पथ बना लेगा, ठीक है, इस तरह के। यानी जब अल्फा कण प्रकीर्णित होता, प्रकीर्णित मतलब फैलता है, नाभिक से दूर भगता है, तो इसका पथ इस तरह होता है। प्रकीर्णित मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो इस तरह के पथ को जानते हो मैथ में क्या कहते हैं, अति परवलयाकार। क्या, अति परवलया, अति परवलयाकार, ठीक है। जैसे मैथ में इस तरह के पथ को क्या कहते हैं, यदि कोई कण है मान लो इस तरह गोल गोल घूम जाए तो वृत्ताकार पथ। उसी तरह क्या होता है कि मैथ में इस तरह के वक्र को, इस तरह के पथ को, ठीक है, यदि कोई कण ऐसे आए इस तरह मूव हो जाए, इस तरह मूव हो जाए, तो उसके पथ को, इस तरह के पथ को मैथ में जानते हो क्या कहते हैं, अति परवलयाकार। तो यहाँ पर कैसा पथ होगा, अति परवलयाकार होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी समझ लेते हैं, ठीक है, फोकस दूरी। तो आपको पता है उत्तल लेंस का शेप इस तरह होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का शेप इस तरह होता है, ऐसे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए, तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई टार्च है, ठीक है, कोई टार्च है,
अब टॉर्च है आपके पास, वही मान लो टॉर्च है, उससे आपने लाइट जलाया। अब लाइट इस तरह निकलेगी, ठीक है, उत्तल लेंस के अंदर जाएगी। वो आपको पता, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, और मोड़ने के बाद दूसरी तरफ इस तरह निकाल देता है, ठीक है, इस तरह। तो ध्यान दीजिए, जितनी यहाँ पर उत्तल लेंस किसी प्रकाश को मोड़ता है, और जितनी दूरी पर मोड़ देता है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। लेंस से जितनी दूरी पर मोड़ दिया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी समझ में आ गया। किसी लेंस पर जब कोई प्रकाश आता है तो अपवर्तन के बाद जितनी दूरी पर जाके मुड़ जाता है, ठीक, अपवर्तन के बाद जितनी दूरी पर मुड़ जाता है वो वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो देखिए, प्रैक्टिकल करके देखा गया, प्रैक्टिकल करके क्या देखा गया कि इस पर हम लाल रंग का, किस रंग का, लाल रंग का जब प्रकाश डालते हैं उत्तल लेंस पर, तो दूर जाके मुड़ जाता है, दूर जाके मुड़ता है। यदि हम बैगनी रंग का प्रकाश डालते हैं, बैगनी, ठीक है, अगर हम बैगनी प्रकाश को डालते हैं तो जानते हो क्या होता है, ये पास में ही मुड़ जाता है, ठीक है, पास में मुड़ जाता है। तो बताओ किसकी फोकस दूरी यहाँ ज्यादा है, लाल रंग की, क्योंकि लाल रंग जब उत्तल लेंस से प्रवेश करता है तो उसके दूसरी पार ज्यादा डिस्टेंस पर जाके मुड़ती है। तो किसकी फोकस दूरी ज्यादा है, लाल रंग की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है, तो लाल कलर के लिए, ठीक है, और बैगनी कलर के लिए सबसे कम। तो दिए गए रंगों में लाल रंग की सबसे ज्यादा, ठीक है, लाल रंग की सबसे ज्यादा फोकस दूरी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होता है, एक होता प्रत्यावर्ती स्रोत। प्रत्यावर्ती स्रोत मतलब ऐसे कुछ आपके यंत्र होते हैं, जो ऐसे कुछ यंत्र होते हैं जैसे सेल, सेल, अगर आप सेल को किसी तार से जोड़ेंगे तो उसमें डीसी करंट बहती है। देखो, करंट दो प्रकार की होती है। उसी तरह कुछ और युक्तियां आती सेल के अतिरिक्त, वो तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ मैंने मान लियो ले लिया क्या, प्रत्यावर्ती स्रोत, जो डीसी धारा बहाए तार में, उन्हें हम कहते हैं डीसी स्रोत। जैसे सेल डीसी स्रोत है, ठीक है। उसी तरह एसी स्रोत आते हैं, जो तार में जोड़ने पर उनसे, उन स्रोतों से अगर हम तार को जोड़े हैं तो उनमें एसी करंट बहती है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या ले लिया, एसी स्रोत। अब एसी स्रोत से हम किसको जोड़ दें, संधारित्र को, कंडेंसर को। तो शक्ति क्षय कितनी होगी, शक्ति मतलब इसकी शक्ति क्या ये क्षय कर लेगा, मतलब जो एसी स्रोत के अंदर जो ऊर्जा होती है क्या ये ले लेगा, नष्ट कर देगा, नहीं। देखिए, प्रैक्टिकल करके देखा गया कि जब हम एसी स्रोत से, एसी स्रोत से जब हम बैट किसी एसी स्रोत से हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। यानी जितनी ऊर्जा ये एसी स्रोत संधारित्र को देता है, पूरा का पूरा वो संधारित्र एसी स्रोत को पुनः लौटार देता है। कुछ देर के लिए तो ले लेता है, लेकिन कुछ देर बाद, ठीक है, पुनः रिवर्स क्या करता है, इसको लौटार देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मतलब एसी स्रोत की ऊर्जा जितनी यहाँ पर जाएगी और कुछ देर बाद अपने आप को चार्ज करेगा इसकी ऊर्जा के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और धीरे धीरे करते करते फिर जैसे ही चार्ज होगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसकी एनर्जी, ठीक है, ये इसकी एनर्जी यहाँ जाती है, थोड़ी देर बाद फिर ये क्या करता है, ये संधारित्र इनकी एनर्जी को वापस कर देता है इनको। तो ऊर्जा क्षय हुआ क्या, नहीं ना, इसकी ऊर्जा क्षय हुई, लेकिन नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जित ऊर्जा को देर के लिए लेता उसके बाद पुनः लौटा देता पूरी ऊर्जा, भैया ले लो, मुझे नहीं चाहिए आपकी ऊर्जा। तो ऊर्जा क्षय नहीं होता। इसी तरह अगर हम इसी स्रोत से जोड़ दें किसी कुंडली को, ठीक है, कुंडली को, ठीक, स्वप्रेरकत्व को जोड़ दें तो कोई ऊर्जा क्षय नहीं होती। ध्यान दीजिए, एक बात दिमाग पर रखना, यदि हम किसी ऐसी स्रोत से दो चीजें जोड़ते हैं, दो चीजें कौन कौन, संधारित्र और कुंडली को, ठीक है, कुंडली को अर्थात स्वप्रेरकत्व को जोड़ते हैं तो कोई शक्ति क्षय नहीं होती, एसी स्रोत की कोई शक्ति क्षय नहीं होती। जितनी एसी स्रोत की शक्ति है उतनी बरकरार रहती है। आप चाहे जितनी देर के लिए इसको जोड़ दीजिए। अगर यहाँ गलती से आपने प्रतिरोध को जोड़ दिया, किसी तार को जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध हो, तब ऊर्जा क्षय होती है, इसकी ऊर्जा निकलेगी और वो प्रतिरोध क्या करेगा, अपने प्रतिरोध
क्या होता है, तार के अंदर होता है। किसी तार को आप इससे जोड़ोगे, इसी स्रोत से किसी तार को जोड़ोगे, ऐसा तार जिसका प्रतिरोध हो, तो पता क्या करेगा वो तार, इसकी ऊर्जा को लेकर हीट में उसको बदल देगा। कौन, प्रतिरोध। तो कौन कौन से ऐसे युक्ति हैं कि जो एसी स्रोत की ऊर्जा को क्षय नहीं करती, शक्ति को क्षय नहीं करती? तो दिमाग पर रखना, दो युक्तियां, कौन कौन, संधारित और प्रेरकत्व। तो यहाँ पे कौन कौन ऊर्जा क्षय नहीं करेंगी, संधारिता आया है तो कोई ऊर्जा क्षय नहीं करेगी, ठीक है, शक्ति क्षय 0 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए। ठीक है, उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में एक फार्मूला होता है, क्या, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, देखिए परावैद्युतांक बराबर होता है वायु में वैद्युत बल। दो आवेशों का मत कौन, बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। और बटे माध्यम में विद्युत बल, माध्यम में विद्युत बल। अब ध्यान दीजिए जल्दी से, देखिए जैसे मान लो दो आवेशों को हमने कहाँ रखा, पहले वायु में रख दिया, यानी माध्यम के रूप में हमने वायु, यहाँ पर वायु के अंदर दोनों आवेशों को रख दिया, मान लो कुछ दूरी पर रखा, जो भी दूरी है वो मान लिया r है। और जब वायु में रखा हमने दोनों आवेशों को, तो इस समय 80 न्यूटन का ये दोनों आवेश लगा रहे हैं बल। कितने न्यूटन का, 80। इन्हीं दोनों आवेशों को उठा के हमने किसी माध्यम में रख दिया। माध्यम का मतलब होता है पानी के अंदर, जल के, जल क्या है, माध्यम है, जल के अंदर, कांच के अंदर, लोहे के अंदर। इतनी ही दूरी पर दोनों आवेशों को उठाया, इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर वायु में रखे थे दोनों आवेश, उतनी ही दूरी पर जाके हमने इनको किसी माध्यम में रख दिया, मान लो जल के अंदर। किसके अंदर हमने भर दिया इसको, जल के अंदर, दोनों आवेशों को रख दिया। तो विद्युत बल का मान कितना लगने लगा, 8। कितना लगने लगा, 8। तो अच्छा, घट गया। ये क्वेश्चन भी आता है, जब किन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी परावैद्युत माध्यम को रख दिया जाए, ठीक है, यानी कोई वस्तु रख दिया जाए दो आवेशों के मध्य, तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत बल का मान घट जाता है। दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रख दे, यानी दो आवेश हैं उनके बीच कोई वस्तु रख दे आके, तो विद्युत बल का मान घट जाता है। ठीक है, अच्छा हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, परावैद्युतांक का मान बताइए। देखिए परावैद्युतांक क्या होता है कि जब किसी आवेश को वायु में रखते तो जब दो आवेशों को वायु में रखते सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, उनको जाके जब किसी अन्य माध्यम में रखते जैसे पानी के अंदर, अन्न के, तो विद्युत बल का मान घट जाता। तो कितना घट जाता उस वैल्यू को जानते हो, क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और ध्यान दीजिए परावैद्युतांक को निकालने के लिए फार्मूला होता है, और परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर वायु में विद्युत बल कितना, 80, कितना दिया हुआ है, वायु में विद्युत बल कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी। दो बिंदु आवेशों को मध्य को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन, मतलब जब वायु में रखा तो कितना न्यूटन, 80 न्यूटन बल लग रहा। और फिर कह रहा उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, कहाँ, किसी माध्यम में। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में, ठीक, इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो अर्थात परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल कितना दिया, 8। यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर -10 प्लस 10 है। तो एक बात दिमाग पर रखना, परावैद्युतांक का मान सदैव धनात्मक होता है, और इसका मान जानते हो, 1 से कम नहीं होता, 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक है, इसका मान परावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जैसे मान लो कोई हमारे पास लेंस है, ठीक है, इसको पहले वायु में रखा हमने, कहाँ रखा, वायु के अंदर रखा। फिर इसको क्या करते हैं, इसी लेंस को हम द्रव में डुबो देते हैं, कहाँ, किसी द्रव में डुबो देते हैं। तो फोकस दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या है कि जब हमने वायु में रखा तब इस पर कोई प्रकाश डालेंगे तो कितनी दूरी मोड़ेगा,
उसके बाद हमने इसको किसी जल में रख दिया, तब प्रकाश को हमने छोड़ा तो कितनी दूरी पर मुड़ेगा, क्या उतनी ही दूरी पर मुड़ेगा? तो फोकस दूरियां क्या होंगी, ठीक है, फोकस दूरियां क्या होंगी, बढ़ेगा या घटेगा? तो एक बात दिमाग पर रखना, जब हम जल में डुबोते तो फोकस दूरी का मान घट जाता है, इतना दिमाग पर रखना, ठीक है। जब किसी लेंस को जल में डुबोते हैं तो फोकस दूरी का मान पहले से कम हो जाता है, तो इसका मतलब वायु में फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन कितना कम हो जाएगा कितना ज्यादा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग जब लेंस चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या पढ़ाया जाता है? पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो आराम समझना, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f। 1/f। अगर लेंस वायु में रखा है तो वायु में फोकस दूरी क्या, वायु में लेंस, वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ ए, 1/f। मान लो कोई लेंस वायु में रखा है तो फोकस दूरी एफ ए इक्वल टू एन, जी -1, 1/r1 -1/r2। क्योंकि आपको पता है लेंस के दो वक्रताएं त्रिज्या होती है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये ये है वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है पहले समझ लो। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है कि इन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है सुनिए, जैसे मान लो कोई दो माध्यम है तो आपको पता अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु से किसी अन्य माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, घट या बढ़ जाएगा। तो जितना घटेगा बढ़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जैसे मान लो वायु में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई लेंस वायु में रखा है तो वायु का अपवर्तनांक को हम क्या कर लिखते हैं, ANG से, ठीक है। अच्छा वायु में किसी लेंस का अपवर्तनांक निकालना तो एक काम करना, एक लाइट जलाना, वायु में उसके नीचे रख देना लेंस, ठीक है। लेंस का अपवर्तनांक निकालना है तो आप वायु के सफे तो ऊपर वायु नीचे लेंस, आप लाइट जलाना तो वायु में प्रकाश की चाल देख लेना कितनी है और फिर लेंस में दोनों का रेशियो मार देना, तो उस रेशियो को क्या कहेंगे, उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, लेंस का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल बट्टे लेंस में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात मारेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे लेंस में प्रकाश की चाल को हम क्या कहते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसी लेंस को हम कहाँ डुबोते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, जल के अंदर, तो जल के अंदर लेंस को डुबोने डुबोने पर लेंस की फोकस फोकस दूरी, तो क्या होती है लेंस की फोकस दूरी, 1/f_l। देखो यहाँ पर फोकस दूरी को हम कहाँ से लिखेंगे, FL से। FL क्या बताता है, लिक्विड में फोकस दूरी, तो लिक्विड में फोकस दूरी। अब देखो जैसे हम लेंस को कहाँ डुबोएंगे, द्रव में, तो हम पता क्या द्रव में डुबो दिया तो द्रव नीचे लेंस, तो हम द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक निकालेंगे। और कैसे निकलेगा बोलो, अगर हमने लेंस को द्रव में डुबो दिया तो उस समय फोकस अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, हम उस समय जानते हो क्या लेंगे अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। तो ध्यान दीजिए उसको कैसे लिखेंगे हम, जब द्रव में भाई लेंस को अगर हम द्रव में डुबो देते हैं तो हम द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक लेंगे, उसको लिखते हैं LNG से। अच्छा यहाँ जी क्यों लेंस के लिए यूज करें, क्योंकि लेंस कांच का बना होता है, -1, ठीक, ये हो जाएगी फोकस दूरी का फार्मूला। अच्छा त्रिज्याएं वही होती इसलिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो। हमसे पूछा क्या है, ए FA/FL का अनुपात,
तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/FL अपान 1/FA इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी, LNG माइनस वन 1/R1 -1/R2 बटे, इसकी वैल्यू क्या है, ANG, ए ऊपर रहेगा, NG -1 1/R1 -1/R2, ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एफ ए ऊपर चला जाएगा, तो FA/FL इज इक्वल टू आ जाएगा LNG, क्या आ जाएगा यहाँ से बोलो, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये और ये बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो FA, ध्यान दीजिए, FA/FL इज इक्वल टू आ जाएगा LNG-1/A -1, इससे न्यूमेरिकल डायरेक्ट लगते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, वाई में फोकस दूरी और द्रव में फोकस दूरियों का अनुपात का फार्मूला आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मूल ऊर्जा स्तर में आयन विभव कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, आयन विभव क्या होता है। देखिए, जैसे आपको पता, परमाणु, परमाणु का क्या है, ये नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ देखिए, आयन विभव का क्या होता है, आयन विभव परमाणु से रिलेटेड है। आयन विभव क्या होता है, सुनिए, एक परमाणु मान लो, तो आपको पता परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं, और यहाँ पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं इस तरह। अच्छा, ये जब चक्कर लगाते हैं तो इनके अंदर कोई एनर्जी होगी, तभी तो चक्कर लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसके पास जानते हो एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी से पहली कक्षा में घूम रहा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन घूमता है। मान लो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु लिया, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऐसा होता है, अगर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहा है, ठीक, तो पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, माइनस में इसलिए लिखते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इतनी प्लस एनर्जी दे तो बाहर चलाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी इसके पास खुद है जो घूम रहा है, इतनी एनर्जी के साथ प्लस दोगे तो बाहर आ जाएगा। तो देखिए, आयनन विभव क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, इसको मुझे बाहर निकालना है, तो एक बाहर निकालना, तो इसको हम वोल्टेज दे दें, बाहर की ऊर्जा दे दें, तो क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मान लो हमारे पास किसी अन्य वस्तु के पास है, और जैसे इसके पास लाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, या कहें तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पर वोल्टेज लगाएंगे, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस पर एक ऊर्जा इसको दे देंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन इस पर एक बल लगाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला आएगा। और किसी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के समूह द्वारा किसी अन्य इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लगाया जाता है, जितनी ऊर्जा उसके इनके द्वारा दी जाती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विभव। जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इसको एक एनर्जी देंगे, एक तरह से इनको प्रतिकर्षित करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक समूह वाले इलेक्ट्रॉन इसको एक फोर्स लगाएंगे, सारे समूह वाले इलेक्ट्रॉन, तो जितना फोर्स लगाएंगे, जितनी ऊर्जा देंगे, उसको क्या कहते हैं, विभव। तो ध्यान दीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आयनन विभव एक तरह से ऊर्जा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के समूह द्वारा। अब मेरी बात सुनो, पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक, आयनन विभव का फार्मूला होता है। देखिए, आयनन विभव का अगर हम बात करें फार्मूला, विभव आयनन विभव का फार्मूला होता है आयनन आयनन ऊर्जा बटे ई, ठीक है,
आयनन ऊर्जा क्या होता है, जितनी ऊर्जा के साथ वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। या हम कहें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, और जितने विभव की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको आयनन विभव। तो ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से निकालना है और हाइड्रोजन है, तो बताओ कितनी ऊर्जा उसके पास होती है, माइनस में। लेकिन उसको बाहर निकालना तो उतनी प्लस देंगे ना, तो आयनन ऊर्जा कितनी होती पहली हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और बटे ई से ई कट जाएगा तो बताओ विभव क्या आ जाएगा, विभव फार्मूला ये होता है, ठीक। तो आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा की वैल्यू ये होती, ठीक। आयनन ऊर्जा पूछता तो ये, लेकिन हमसे आयनन विभव पूछा, तो आयनन विभव बराबर होता आयनन ऊर्जा बटे ई। तो ई से ई कट जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली कक्षा की, तो ठीक है, वोल्ट आ जाएगा, विभव का मात्रक वोल्ट। तो ये आ जाएगा 13.6 वोल्ट। तो बताइए हाइड्रोजन की पहली कक्षा का आयनन विभव कितना होता, 13.6। अगर दूसरी कक्षा के लिए पूछता तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जब चक्का लगाता है और दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, तो जानते हो कितनी ऊर्जा देना पड़ता, 3.4, 3.4। तो यहाँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे, तो ई से ई कट जाएगा, तो 3.4 वोल्ट आ जाएगा दूसरी कक्षा के लिए अगर पूछे तो आयनन विभव, ठीक है। इतनी बात हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चालकता की परिभाषा। देखिए विद्युत चालकता क्या होता है, आपको पता, कोई तार है, ठीक है। अगर कोई तार है तो उसका प्रतिरोध होता है, कोई तार हो तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो तार कोई हो तो उसका प्रतिरोध होता, तो चालकता क्या होता, किसी चालक तार के प्रतिरोध को, ठीक है, क्या किसी चालकता क्या होती है, चालकता किसी चालक तार की, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से। अब ध्यान दीजिए, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिस तार का प्रतिरोध कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन तेजी चलेंगे, अर्थात उसमें विद्युत धारा आसानी से बहेगी, ठीक है। तो इस बात को हम क्या कहते हैं, चालकता। जैसे मान लो चांदी और तांबा एल्यूमिनियम है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से चलते, किसका प्रतिरोध कम होता है, चांदी का, तो चांदी की चालकता ज्यादा, ठीक है। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन धीरे चलते हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, अगर प्रतिरोध ज्यादा होता तो चालकता उसकी कम होगी, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन धीरे चलेंगे। तो बताओ किसकी चालकता ज्यादा होती, चांदी की। और चांदी की क्यों चालकता ज्यादा होती, उसका प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता। किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा मैं बात करूं चालकता की, किसकी, चालकता। चालकता बराबर होता 1 अपान प्रतिरोध, क्या होता, 1 अपान प्रतिरोध, ठीक है। तो कैपिटल जी इक्वल टू 1/r। अच्छा हमें इसकी क्या पूछा, विमा पूछा, क्या पूछा है, विमा। वैसे विमा इनको नहीं पूछना चाहिए, पूछ लिया क्योंकि 11 चैप्टर में विमा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में आया हो तो बताना ही पड़ेगा विमा, ठीक। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था विमा, तो विमा आया, ठीक। तो विमा फार्मूले से बनता है, देखिए कैसे फार्मूले से बनता है, ठीक है, 1/r। अच्छा आर बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, यहाँ आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं वी बराबर आई आर से। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू वी अपान आई। अच्छा वी अपान आई यहाँ रखेंगे, जब आर के स्थान पे वी अपान आई रखेंगे तो आई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, आई अपान वी हो जाएगा। और आपने पढ़ा था वी, ठीक है। आपने एक चीज और पढ़ा था, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। आपने वोल्टेज बराबर पढ़ा था कार्य बटे आवेश, वोल्टेज बराबर क्या पढ़ा था, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू, वी के स्थान पे। तो अच्छा क्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, आवेश कहाँ चला जाए, ऊपर। तो धारा इंटू आवेश बटे कार्य। अच्छा धारा की जो विमा होती कैपिटल ए, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर,
और एम्पियर से विमा लिया गया कैपिटल ए, और आवेश की जो विमा Q बराबर आई टी आपने पढ़ा, आई और टी, आई और टी। तो बताइए यहाँ पर जो आपका आई है इसका होता है एटी विमा, क्या होता है एटी, ठीक है। आवेश की जो विमा होती है एटी, कार का एम एल टू टी माइनस टू ये होता है। अच्छा ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा एम इनवर्स, अच्छा एल ऊपर जाएगा एल की पावर माइनस दो हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा, एक टी पहले से है तो क्या आ जाएगा एल थ्री, और ए मिला के कितना ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या चालकता की विमा आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस वोल्ट किस अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, तो ध्यान दीजिए किस मान को व्यक्त करता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल धारा, और फिर क्या पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वोल्टेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो टॉपिक पढ़ते हैं, देखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल धारा क्या होता है, इसको हम आई आर एम एस से लिखते हैं, आई आर एम एस, इसको क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस। तो ध्यान दीजिए हमारे घरों में जो करंट आती है ना, करंट, उसको शुद्ध भाषा में उस करंट को जानते हो क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल धारा, जो कैलकुलेशन करते ये वाली धारा होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला वहां पढ़ते हैं क्या, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट क्या है धारा का अधिकतम मान, ठीक है, धारा का अधिकतम मान, और ये क्या है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो हमारे यहाँ जो देखिए अगर एसी स्रोत है, एसी स्रोत के साथ हमने अमीटर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया अमीटर को यदि जोड़ दिया, ठीक है, एसी स्रोत से हमने अमीटर को जोड़ दिया, तो ये जो अमीटर है ना एसी स्रोत से निकलने वाली एसी धारा, एसी स्रोत से निकलने वाली, क्योंकि एसी स्रोत जोड़ा है तो एसी धारा निकलेगी, एसी धारा के किस मान को ये बताती है अमीटर, अगर आपने एसी स्रोत से अमीटर को जोड़ा है तो ये जानते हो एसी एसी स्रोत को यदि अमीटर से जोड़ा है तो ये वर्ग माध्य मूल धारा को बताती है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, तो उत्तर लिखना आप क्या उत्तर लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। लिख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखोगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। फिर सुनिए जल्दी से, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है, कौन अमीटर, तो यदि कहाँ लगाएंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, तो कौन सी धारा को मापता है वर्ग माध्य मूल धारा को मापता है। अगला क्वेश्चन है होल पर कितना वेश होता है, तो पहले होल समझ लो, होल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये परमाणु है, ठीक है, इस ये क्या है कक्षा है, तो इस कक्षा में क्या चक्का लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन चक्का लगाता है इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं, ठीक है, कौन चक्का लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं। तो मेरी बात सुनो होल क्या होता है, देखिए जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहा है, इसको मैंने एनर्जी दे दिया, बाहर से एनर्जी दे, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला आता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर कौन सा चार्ज था निगेटिव चार्ज, लेकिन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला आया बाहर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, भाई माइनस वाला वेव चला गया तो यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो बचा क्या पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज का अर्थ ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की किसी कक्षा से बाहर चला जाता है तो उस स्थान पर धनावेश आ जाता है, क्या जाता है क्योंकि निगेटिव चार्ज चला गया तो बचा क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिस इस स्थान को जानते हो क्या कहते हैं होल, या इसे हम कहते हैं होल, किसी
परमाणु की कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो वहां पर धनावेश बन जाता है, और धनावेश को हम क्या कहते हैं, होल। तो इसके मतलब होल पर कैसा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज। होल पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक होती है। और हाँ, कितना होता है भाई, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश उतना होल पर धन आवेश। तो जो होल है वो इलेक्ट्रॉन के, होल पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के धनात्मक आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो बताइए होल पर कैसा आवेश, धन आवेश। होल पर कैसा आवेश, धन आवेश। ठीक है, और कितना होगा, अगर हम बात करें प्लस ई। होल पर आवेश की जो वैल्यू है, होल होल पर आवेश, आवेश की मात्रा, होल पर आवेश की जो मात्रा होती है वो प्लस ई होती है। और ई का मान सबको पता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा हाँ, पीएन संधि डायोड का परिपथ। देखिए पीएन संधि डायोड क्या होता है, अर्धचालक की दो प्लेटें लेते हैं, ठीक, एक पी टाइप की और एक एन टाइप की, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। वो हम अर्धचालक युक्त में पढ़ते हैं कि पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, वहां पे डीप में आपने पढ़ा होगा। तो दो प्लेटें लेते हैं, एक पी टाइप का अर्धचालक लेते हैं प्लेट, और एक एन टाइप का अर्धचालक प्लेट लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते तो बन जाता है डायोड। लेकिन इसका जो डायोड का सिंबल होता है, हमसे सिंबल पूछा, तो इस तरह डायोड का सिंबल है, इस तरह। ठीक है, ये डायोड के टर्मिनल है, और ये भाग होता है डायोड का पी प्लेट, और इधर क्या होता है, एन प्लेट। और ये लाइन बताती संधि को, मतलब दो प्लेट जोड़ते हैं तो ये लाइन संधि को बताती है। इधर वाला सिरा पी प्लेट है, उधर क्या है, एन प्लेट है, और बीच वाला ये जो भाग बताता है किसको बताता है, संधि को। दोनों प्लेटें जोड़ी गई, पी टाइप के अर्धचालक को और एन टाइप के अर्धचालक। तो ये क्या है, डायोड का संकेत है। ये क्या है, डायोड का संकेत है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। देखिए आवृत्ति अधिकतम होती है, तो आइए आराम से समझेंगे। आप रेडियो तरंगों में कई तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे रेडियो तरंगों में आपने कई तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, गामा किरणें, गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, एक्स किरणें, फिर पढ़ा होगा आपने परा बैगनी किरणें, परा बैगनी किरणें। फिर आपने क्या पढ़ा, परा बैगनी किरणों के बाद आपने पढ़ा होगा दृश्य, दृश्य किरणें, जिनको आप देख लेते हैं, दृश्य किरणें। फिर आपने पढ़ा होगा आवृत्त किरणें, अवरक्त किरणें। फिर आपने पढ़ा होगा सूक्ष्म किरणें। क्या पढ़ा होगा आपने, सूक्ष्म विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और सूक्ष्म किरणें कहो या तरंगे कहो, सूक्ष्म किरणें। ठीक है, किरण कहो या तरंग। और फिर आपने लास्ट में पढ़ा होगा रेडियो, रेडियो किरणें, ठीक, या तरंगे। तो ध्यान दीजिए, गामा तरंगे, एक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंग, तरंगे कहो या किरण कहो, तो ध्यान दीजिए जो हमने यहाँ, अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हम इधर से उधर जाएंगे आवृत्ति घटती जाएगी। तो बताओ सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरण की, और सबसे कम रेडियो। ये आवृत्ति क्या होती है, जब ये तरंग निकलती है ना, तो एक सेकंड में ज्यादा कंपन करती है, क्योंकि आपको पता है तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। और यदि हम उसको गामा किरण कह रहे हैं, गामा तरंग कह रहे हैं, तो गामा जो तरंग होती है वो एक सेकंड में ज्यादा बार कंपन करती हुई चलती है। तो ज्यादा बार कंपन कौन करते हुए चलती है, ये, फिर इसके बाद उससे कम ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये वाली तरंगे एक सेकंड में कम कंपन करती है। ठीक है, कम बार कंपन करती है। ऐसे उठेंगी फिर काफी देर बाद यूं गिरेंगी फिर उठेंगी, यानी एक सेकंड में कम बार कंपन करती। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा कंपन किसके होते हैं, कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो सबसे एक सेकंड में सबसे ज्यादा बार कंपन कौन करते हुए आगे बढ़ती है, ज्यादा बार कंपन करते हुए, तो गामा किरण। तो बताइए किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा, गामा किरण की। सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की। ठीक है, और आपसे पूछा जाए तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य उल्टा, तरंग दैर्घ्य उल्टा है, इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है गामा की ना, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम। और रेडियो की कौन सी ज्यादा कौन सी चीज कम होती है,
आवृत्ति, तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। ठीक है, तो इधर से उधर जाएंगे तो आवृत्ति घटती जाएगी। ठीक है, और अगर हम इधर से उधर जाएंगे तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी। यदि सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करूं तो इसकी, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी। आवृत्ति सबसे कम गामा की, आवृत्ति सबसे कम, सॉरी, अगर आवृत्ति की बात करें सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की और तरंग दैर्घ्य सबसे कम गामा की। भाई देखो, इसकी आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम। इधर आ जाइए, इसकी आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो यहां तक आज क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। और देखिए, अगर हम अंशाल को इस तरह पढ़ेंगे समझ के, तो आपको सारी चीजें अच्छे से अ, आप समझ पाएंगे और अच्छे से आप पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक पूरे अंशाल को हर कराने के लिए कई वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप, लंबी वीडियो होते तो घबराना नहीं। लंबी इसलिए होती क्योंकि चीजों को समझाना पड़ता है। यदि हम समझ के पढ़ेंगे तभी हम पेपर में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करवाने के लिए हम कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, एक एक चीज आप समझते जाइए और नोट करते जाइए। सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए और ढंग से आप एक नोट्स बनाइए। ठीक है, पूरे अंशाल सेटों का एक नोट्स बनाइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए और ज्यादा से ज्यादा मेरा सपोर्ट करिए। ये मेरा नया चैनल है, इसलिए इस चैनल, नए चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी तरह आपको सारे सेट करवाते रहें। थैंक यू।